नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्स की 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में ऑपरेशन और अभियान के साथ-साथ योजना और परियोजना के टॉपिक को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऑपरेशन और अभियान से। और इसमें सबसे पहला है काजिंद 2022। याद रखिएगा, काजिंद 2022 भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरी बात, इसका आयोजन 15 से 28 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। और याद रखिएगा, काजिंद 2022 का जो आयोजन है वो उमरोई मेघालय में किया गया। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है, ये जो काजिंद 2022 है, इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से 11 गोरखा राइफल्स के जवानों ने हिस्सा लिया था। इतनी बात आप काजिंद 2022 के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला है गरुड़ शक्ति 2022। याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति 2022 में भारत और इंडोनेशिया के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन 13 दिन चला था, यानी ये 21 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन कहां पे किया गया। तो याद रखिएगा, ये आयोजन इंडोनेशिया में संगगा बुआन प्रशिक्षण केंद्र कारवांग में आयोजित हुआ। यानी एक लाइन में याद रखेंगे कि गरुड़ शक्ति 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। क्लियर है? और यहां पर एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि ये 8वां संस्करण था, यानी जो 2022 में गरुड़ शक्ति हुआ ये 8वां संस्करण था। अगला देखिए, अगला है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। याद रखिएगा, ये जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच हुआ। दूसरी बात, इसका आयोजन 18 से 20 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। और टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। क्लियर है? यहां पर अगला जो पॉइंट आपको देखना है, ये जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास था, यह अभ्यास स्टाफ नियोजन पर केंद्रित था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है IMT त्रिलाट। यहां पर ये जो IMT नाम लिखा गया है, ये इसमें पार्टिसिपेट होने वाले देशों के नाम के आधार पर है। जैसे I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक एंड T फॉर तंजानिया। यानी इसमें इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था IMT त्रिलाट में। दूसरी बात, इसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। अब ये प्रश्न उठता है कि IMT त्रिलाट 2022 में कहां पर आयोजित हुआ। तो याद रखिएगा, डार एस सलाम तंजानिया में इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पोर्शन से भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि IMT त्रिलाट में भारतीय नौसेना की ओर से कौन कौन से यान उसमें पार्टिसिपेट किए। तो याद रखिएगा, इसमें गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, INS तरकश, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कई बार विमान से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला है इब्सामार 7 2022। याद रखिएगा, ये जो इब्सामार 7 2022 है, ये भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इब्सामार 7 2022 ये 7वां संस्करण था, जो कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ। अगर ये पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां किया गया, तो याद रखिएगा, पोर्ट गिब्रेहा, जो कि पोर्ट एलिजाबेथ में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में। यानी याद रखेंगे, इब्सामार 7 2022 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्लियर है? इतनी बात आपको यहां पर इब्सामार 7 2022 के अंतर्गत याद रखना है। अगला है INSV तारडी। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एक रेस है जिसका नाम है केप टू रियो रेस। इसके लिए INSV तारडी रवाना हुई। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना की सेलबोट है INSV तारडी, जो कि केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में पार्टिसिपेट करने के लिए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुई। अब यहां पर आपको एक बात और याद रखना है कि ये जो केप टू रियो रेस है, यानी ये जो महासागर नौकायन दौड़ है, ये 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से हरी झंडी दिखाकर रवाना की जाएगी। और इसका जो समापन होगा वो होगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। याद रखिएगा, केप टू रियो रेस प्रतिष्ठित ट्रांस अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि इस अभियान में 5 भारतीय नौसेना दल के अधिकारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 महिला अधिकारी इसमें शामिल हैं। अगला पॉइंट देखिए, याद रखिएगा, इस अभियान में INSV तारडी लगभग 17,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगी। INSV तारडी के बारे में एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि 2017 में एक अभियान था जिसका नाम था नाविका सागर परिक्रमा अभियान।
इस नाविका सागर परिक्रमा अभियान में पूरी महिला अधिकारी दल थी जिन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया था। इस बार जो अभियान है इसमें INSV तारणी का नेतृत्व कैप्टन अतुल सिन्हा कर रहे हैं। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला है गरुड़ 7। याद रखिएगा, गरुड़ 7 भारतीय वायुसेना और भारतीय वायु और अंतरिक्ष बल अर्थात FASF के बीच आयोजित हुआ। इसका आयोजन 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के बीच हुआ। किस जगह पे हुआ? तो याद रखिएगा, गरुड़ 7 का आयोजन 2022 में राजस्थान के जोधपुर वायु बेस में हुआ था। अगला देखिए, अगला है सिम्बैक्स 2022। सिम्बैक्स 2022 का आयोजन भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच हुआ था और ये 29वां संस्करण था जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। अब प्रश्न उठता है कि सिम्बैक्स 2022 का आयोजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसमें 2 चरण था। पहला चरण जो था उसे कहते हैं बंदरगाह चरण, जो कि 26 से 27 अक्टूबर के बीच हुआ विशाखापट्टनम में। और इसका जो दूसरा चरण था वो था समुद्री चरण, जो कि 28 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। अगर हम सिम्बैक्स 2022 में शामिल जहाज की बात कर लें तो इसमें रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के 2 जहाज आए थे। एक था RSS स्टालवार्ट और दूसरा था RSS विजिलेंस। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो सिम्बैक्स अभियान है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच हो रहा है, इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। अगला है सी विजिल 2022। याद रखिएगा, 15 से 16 नवंबर 2022 को भारतीय नौसेना के द्वारा पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2022 का आयोजन किया गया। ये एक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण था। इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ये जो सी विजिल 2022 है, इसका आयोजन भारत की तटीय रक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। अगला देखिए, और आप सभी को पता है कि जो मुंबई हमला हुआ था उसके बाद देश भर के समुद्री तटों की सुरक्षा को और तेज कर दिया गया था। और इस प्रकार ये जो सी विजिल 2022 अभ्यास है, ये देश भर के 7,516 किलोमीटर के समुद्री तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ इसका अभ्यास करेगी। अगला देखिए, अगला है आस्ट्रा हिंद 2022। याद रखिएगा, ये जो आस्ट्रा हिंद 2022 है, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह आस्ट्रा हिंद श्रृंखला का पहला अभ्यास था। इसमें भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है वो डोगरा रेजिमेंट के द्वारा किया गया। इतनी बात आप आस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास के अंतर्गत याद रखेंगे। अगला है अग्नि योद्धा अर्थात वॉरियर 2022। इस अग्नि योद्धा 2022 में भारत और सिंगापुर की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो अग्नि योद्धा 2022 है, ये 12वां संस्करण था जिसका आयोजन 13 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के बीच आयोजित हुआ। अब प्रश्न उठता है कि जो अग्नि योद्धा अभ्यास है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन रेंज देवलाली महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है हरिमाऊ शक्ति 2022। याद रखिएगा, हरिमाऊ शक्ति 2022 का आयोजन भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच हुआ। याद रखेंगे, यह आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 के बीच आयोजित हुआ। अब प्रश्न उठता है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2022 कहां पर आयोजित हुआ? तो याद रखेंगे पुलाई क्लुआंग मलेशिया में। यानी सीधी बात याद रखना है कि हरिमाऊ शक्ति अभ्यास का आयोजन मलेशिया में किया गया। यह जो अभ्यास है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जंगली इलाकों में विभिन्न अभियानों की योजना और क्रियान्वयन में अंतर संचालन क्षमता को और बढ़ाना। क्लियर है? याद रखिएगा, इस अभियान में भारतीय सेना की गढ़वाल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है मालाबार 2022। 8 से 15 नवंबर 2022 के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार का आयोजन किया गया। ये जो मालाबार 2022 है ये 26वां संस्करण है। क्लियर है? दूसरी बात, मालाबार 2022 का आयोजन कहां पे किया गया? तो याद रखिएगा, जापान के साउथ ऑफ कंटो में इसका आयोजन किया गया। इसका मतलब यह है कि मालाबार 2022 का जो मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई? जापान के द्वारा।
और अगर जापान की फोर्स की बात करें तो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब मालाबार 2022 में किसने किसने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें जापान के अलावा भारतीय नौसेना, अमेरिकी नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो अभ्यास है इसमें भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व है वो शिवालिक और कमोरता जहाजों ने किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है संगम अभ्यास। दिसंबर 2022 में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित हुआ। ये जो संगम अभ्यास है ये भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच हुआ। अब प्रश्न उठता है कि संगम अभ्यास का आयोजन कहां पे किया गया, तो याद रखेंगे इसका आयोजन गोवा में किया गया। क्लियर है? इसमें भारतीय नौसेना के मार्कोस और यूएस नेवी सील ने हिस्सा लिया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है भारतीय नौसेना ने प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। याद रखिएगा भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किलोमीटर दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम अर्थात ओएनजीसी के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान नामक अभ्यास का आयोजन किया था। याद रखेंगे पश्चिमी नौसेना के कमान के तहत प्रस्थान साल भर में 2 बार आयोजित किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, और ये जो प्रस्थान का आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अभी आपने देखा कि अपतटीय तेल उत्पादन प्लेटफॉर्मों में उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जो खतरे हैं या जो आकस्मिक घटनाएं हैं उनको दूर करने के लिए उपायों का आकलन करना। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है नसीम अल बहर 2022। याद रखिएगा ये जो नसीम अल बहर 2022 का आयोजन है इसमें भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा नसीम अल बहर 2022 ये 13वां संस्करण था जिसका आयोजन 19 से 24 नवंबर 2022 के बीच हुआ। याद रखेंगे नसीम अल बहर 2022 का आयोजन ओमान के तट पर हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हुआ, एक था बंदरगाह चरण और दूसरा था समुद्री चरण। अगर हम बात कर लें नसीम अल बहर नौसैन्य अभ्यास के प्रारंभ होने की, तो इसका प्रारंभ 1993 में हुआ था। यदि हम इसमें भारतीय नौसेना के द्वारा शामिल होने वाले पोत की बात कर लें या इसमें मिसाइल की बात कर लें, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद, अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा, हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्ती विमान डोनियर के साथ इसमें अभ्यास में पार्टिसिपेट किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, शत्रुनाश 2022। याद रखिएगा भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने 21 नवंबर 2022 को शत्रुनाश का आयोजन राजस्थान के थार के रेगिस्तान में किया। दूसरी बात, ये जो शत्रुनाश 2022 है इस अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्धाभ्यास दोनों शामिल थे ताकि एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया जा सके। अगला है पिच ब्लैक 2022। याद रखिएगा ये जो पिच ब्लैक 2022 है इसका नेतृत्व रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा किया गया। पिच ब्लैक 2022 का आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 के बीच ऑस्ट्रेलिया के डार्बिन वायुसेना के ब्रैडसॉ फील्ड ट्रेनिंग एरिया और डेला मेरे एयर वेपन्स रेंज में आयोजित किया गया। यानी सीधी बात याद रखेंगे कि पिच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसमें 17 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया, मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पिच ब्लैक 2022 में भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। क्लियर है? भारत के अलावा जिन देशों ने पार्टिसिपेट किया उसमें जर्मनी, फ्रांस, यूएई, मलेशिया ये सभी देश उसमें शामिल हैं। मुख्य रूप से आपको भारत को ध्यान में इसमें रखना है। अगला देखिए, अगला है अलन जाह फोर्थ। याद रखिएगा ये जो अलन जाह फोर्थ अभ्यास है ये भारत और ओमान की सेनाओं के बीच हुआ 13 अगस्त से 18 अगस्त 2022 के बीच। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि अलन जाह फोर्थ का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका जवाब होगा राजस्थान के पोखरण के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसमें भारतीय सेना की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन ने पार्टिसिपेट किया था। इतनी बात आप अलन जाह फोर्थ के बारे में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है गगन स्ट्राइक। याद रखिएगा भारतीय सेना के पराक्रम और कौशल को प्रदर्शन करने के लिए खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब के पटियाला में एक संयुक्त अभ्यास किया जिसका नाम क्या है, गगन स्ट्राइक। इसका आयोजन सितंबर 2022 में हुआ। याद रखिएगा अभ्यास में शामिल थल सेना के समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया था। अभ्यास में
जमीनी बलों के मशीनीकृत स्तंभों के साथ समन्वय करते हुए हेलीकॉप्टर के सटीक हमलों का प्रदर्शन भी किया गया। क्लियर है? इतनी बात आप गगन स्ट्राइक के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला है एक्स विनबैक्स 2022। याद रखिएगा, भारत और वियतनाम के बीच ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था जिसका नाम था एक्स विनबैक्स 2022। अब प्रश्न उठता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन 1 से 20 अगस्त 2022 के बीच हुआ। अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेना की इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर यह केंद्रित था अभ्यास। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि एक्स विनबैक्स 2022 का आयोजन जो हुआ ये तीसरा संस्करण था इसका। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है MPX 2022। याद रखिएगा, MPX 2022 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच 29 और 30 जुलाई 2022 को हुआ। अब प्रश्न उठता है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये नौसैन्य अभ्यास हुआ। क्लियर है? यदि हम बात करें इसमें भारतीय नौसेना के तहत जो जहाज शामिल हुए वो कौन थे? तो याद रखेंगे, भारतीय नौसेना का जहाज INS तरकश इसमें शामिल हुआ। अब यहां पर एक बात और आपको याद आ रही होगी कि अभी आपने पहले पढ़ा है IMT त्रिलाट। इस अभ्यास में भी INS तरकश ने ही पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, INS तरकश जिसने IMT त्रिलाट और MPX 2022 में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FS सोमे ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा समुद्री निगरानी विमान फाल्कन 50 ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला है एक्स स्काई लाइट। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में एक्स स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ये जो एक्स स्काई लाइट है ये एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास था। उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का? तो इसका उद्देश्य था किसी भी विरोधी हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना। क्लियर है? अगला देखिए, यहां एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय सेना 2025 तक सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ अपनी मल्टी बैंड समर्पित उपग्रह रखने की तैयारी कर रहा है। सेना को समर्पित GSAT-7B उपग्रह अपनी तरह का पहला स्वदेशी मल्टी बैंड उपग्रह है जिसे उन्नत सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ डिजाइन किया गया है। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहां पर इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022। याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन वज्र प्रहार है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022 का जो संस्करण था वो 13वां संस्करण था और ये 8 अगस्त से 29 अगस्त 2022 के बीच हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन वज्र प्रहार का आयोजन कहां हुआ? तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम बात करें कि इसमें भारतीय दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसमें भारतीय दल का नेतृत्व पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो ने किया था। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है उदार शक्ति। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशिया वायुसेना के बीच में अगस्त 2022 में जो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? उदार शक्ति। याद रखिएगा, इस युद्धाभ्यास का जो उद्देश्य है कि दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करना। यदि हम भारतीय वायुसेना की ओर से इस अभ्यास में शामिल होने वाले विमान की बात कर लें तो इसमें Su-30 MKI और C-17 विमानों ने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? उदार शक्ति अभ्यास में। अगला देखिए, अगला है खान क्वेस्ट 2022। ये जो खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन है इसमें 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, अर्थात यह एक बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास था। अब प्रश्न उठता है कि ये जो खान क्वेस्ट 2022 है इसका आयोजन कहां पे किया गया? तो याद रखेंगे, मंगोलिया में 6 से 19 जून 2022 के बीच खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी ने किया था। अगला देखिए, और एक बात और याद रखेंगे कि 14 दिनों तक ये सैन्य अभ्यास चला था खान क्वेस्ट 2022। अगला है 28वां रिम पैक 2022। याद रखिएगा, विश्व के सबसे बड़े बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों में से एक था रिम पैक 2022। रिम पैक 2022 जो कि 28वां संस्करण था, इसमें भारत ने भी इस वर्ष इसमें पार्टिसिपेट किया। याद रखेंगे, इसका नेतृत्व अमेरिकी नौसेना ने किया और अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में 26 देशों का यह द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास था। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे, इसका आयोजन हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पर
29 जून 2022 को शुरू हुआ, जो कि खत्म कब हुआ? 4 अगस्त 2022 को। क्लियर है? तो याद रखेंगे 28वां रिम्पैक 2022। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस गहन संचालन और प्रशिक्षण अभ्यास में भारत का युद्धपोत आईएनएस सतपुड़ा भी शामिल हुआ था। क्लियर है? तो ये बात भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। अगर हम इस अभ्यास के मुख्य विषय की बात कर लें तो याद रखिएगा, जो 28वां रिम्पैक 2022 था, इसका विषय था कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। कैपेबल एडेप्टिव पार्टनर्स। अगला है सी गार्जियन 2। याद रखिएगा, चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के बीच 10 से 13 जुलाई 2022 को संघाई के निकट एक सैन्य बंदरगाह बुसोंग पर जो नौसैनिक अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या था? सी गार्जियन 2। क्लियर? अगला देखिए, अगला है युद्धाभ्यास डिफेंडर यूरोप और स्विफ्ट रिस्पांस 2022। याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप नाटो के नाम से जानते हैं, इसमें नाटो के 20 देशों का 2 संयुक्त अभ्यास है। एक नाम क्या है? डिफेंडर यूरोप 2022 और दूसरा है स्विफ्ट रिस्पांस 2022। यानी नाटो के 20 देशों के बीच में 2 संयुक्त युद्धाभ्यास हुए। एक का नाम डिफेंडर यूरोप 2022, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DE 22 कहते हैं, और दूसरा था स्विफ्ट रिस्पांस 2022, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SR22 के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यह अभ्यास 1 से 27 मई तक हुआ और यह अभ्यास पोलैंड समेत यूरोप के 8 देशों में आयोजित किया जा रहा है। अगला देखिए, अगला है नेटपोल रेक्स। याद रखिएगा, ये जो नेटपोल रेक्स 8 है, इसका आयोजन 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय भारतीय तटरक्षक बल का यह राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास था। क्या नाम है इसका? नेटपोल रेक्स 8। यह 8वां संस्करण था और इसका आयोजन गोवा के मुर्मुगांव बंदरगाह पर किया गया। यदि हम नेटपोल रेक्स 8 के उद्देश्य पर बात कर लें तो इसका उद्देश्य था समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाना। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर नेटपोल रेक्स 8 के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है कृपाण शक्ति। याद रखिएगा, अप्रैल 2022 में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास कृपाण शक्ति का आयोजन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। क्लियर? याद रखिएगा, इस अभ्यास का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार और त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिस कमांडिंग ने किया था। ठीक है? अगला देखिए, यहां पर आपका अभ्यास खत्म हो गया। अब शुरू हो रहा है योजना और परियोजना। इसमें सबसे पहला है नमामि गंगे परियोजना, दुनिया की 10 प्रमुख पहलों में शामिल हो गया है। आइए जरा इसको डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जो योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था नमामि गंगे परियोजना। याद रखिएगा, नमामि गंगे परियोजना पहल को संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष बहाली फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में इसको मान्यता दी है। यानी यूएन ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए जो विश्व की 10 शीर्ष पहल थी, उसमें से एक पहल के रूप में चुना है नमामि गंगे परियोजना को। यहां एक बात और याद रखिएगा कि नमामि गंगे परियोजना के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार ने 14 दिसंबर 2022 को जो विश्व बहाली दिवस के अवसर पर मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर जो कन्वेंशन था, जो कि 15वां सम्मेलन था, इसी समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त किया था। और एक बात और याद रखिएगा कि नमामि गंगे दुनिया के 70 देशों में 150 पहलों में से एक पहल के रूप में चुना गया। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 14 दिसंबर 2022 को विश्व बहाली दिवस मनाया गया था। क्लियर है? अगला देखिए, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि इन 10 परियोजनाओं और पहलों को संयुक्त राष्ट्र अपना परामर्श भी देगा और वित्त पोषण भी देगा। यहां एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पहले भी ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस 3 द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के रूप में नामित किया गया। याद रखेंगे, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जिन्होंने 15 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान बताया कि जो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम है, उसको अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना नाम दे दिया गया। यानी आप ध्यान में रखेंगे कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत पहले प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना थी, अब उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम है प्रधानमंत्री
विरासत का संवर्धन। ये जो प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है PMKKK, और जो नया नाम इसका है उसका क्या नाम है? PM विकास। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये एक एकीकृत योजना है जिसमें मंत्रालय की 5 पूर्व योजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। कौन कौन सी? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। याद रखिएगा, ये जो पांचों योजनाएं हैं, ये पांचों योजनाएं अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन चल रही थी, अब इनको एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, PM विकास योजना के तहत। अगला है युवा 2.0। याद रखिएगा, युवा 2.0 योजना के तहत 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया। और इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे का उद्देश्य था कि लेखकों की एक ऐसी धारा को विकसित किया जाए जो भारतीय विरासत, संस्कृति और इसकी ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा दे। याद रखिएगा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस युवा 2.0 योजना को शुरू किया और इसकी जो घोषणा है वो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई। इतनी बात आप यहां पर युवा 2.0 योजना के तहत याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि युवा 2.0 योजना इंडिया @75 परियोजना अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में लागू की गई है। तो याद रखेंगे, युवा 2.0 आजादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में शुरू की गई है। याद रखिएगा, इसमें सहयोग कौन कर रहा है? इसमें सहयोग नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी इसी के माध्यम से इसे लागू किया जा रहा है। याद रखिएगा, इसमें एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता होगी जिसमें देश भर के कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और यह प्रतियोगिता 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच होगी। अब जो 75 लेखक चयनित होंगे, इन चयनित युवा लेखकों को 1 मार्च 2023 से 31 अगस्त 2023 तक जो प्रख्यात लेखक और साहित्यकार हैं, इनके द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? अब एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि इनके तहत जो पुस्तक प्रकाशित होगी उसका जो पहला सेट है वो 2 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा और इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों को अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिल सके। इतनी पूरी बात आप युवा 2.0 योजना के तहत याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी। याद रखिएगा, इस मिशन की शुरुआत गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसके तहत गुजरात राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की शुरुआत की गई है। यदि हम मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के शुभारंभ की बात करें तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित अदालज में 19 अक्टूबर 2022 को किया, जिसमें गुजरात के लगभग 20,000 शिक्षक और प्रबंधन समितियों ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी परियोजना के माध्यम से गुजरात सरकार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूल और अनुदान प्राप्त स्कूलों में नए क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और नई कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। याद रखेंगे। याद रखिएगा, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी के लिए विश्व बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक अर्थात AIIB, इन दोनों ने इस परियोजनाओं के लिए 7500 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है। याद रखिएगा, इस परियोजना में अगले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अगला है इन आवर लाइफ टाइम अभियान। याद रखिएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान की शुरुआत की है। याद रखिएगा, इस अभियान में 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच के जो युवा हैं उनको स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए मान्यता दी जाएगी। इस अभियान को COP27 के दौरान शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में है, इसमें इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया था। क्लियर है? याद रखेंगे कि इसको कहाँ लॉन्च किया गया था? शर्म अल शेख, मिस्र में COP27 के आयोजन के दौरान। याद रखिएगा, ये अभियान दुनिया भर के युवाओं के क्लाइमेट एक्शन के विचारों के लिए एक वैश्विक आह्वान देता है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने के लिए भावुक और चिंतित है। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, जिसका नाम क्या है? PM डिवाइन। यानी जो PM डिवाइन कार्यक्रम है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की एक विकास पहल है। याद रखिएगा, इस योजना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को दे दी गई। इसमें 6,600 करोड़ रुपए की लागत आएगी
और ये जो पीएम डिवाइन कार्यक्रम है, इसमें जो समयावधि है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी समयावधि 2022-23 से 2025-26 तक होगी, अर्थात 15वें वित्त आयोग की शेष 4 वर्षों की अवधि के दौरान ये पीएम डिवाइन कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगर हम पीएम डिवाइन कार्यक्रम के मूल स्वरूप को देखें तो ये योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा, पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा लागू की जाएगी। अब पीएम डिवाइन योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है बुनियादी ढांचे का निर्माण, उद्योगों और सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहयोग, युवाओं और महिलाओं की आजीविका का सृजन करना, और ये योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। ये भी प्रश्न ध्यान में रखेंगे, कई बार स्टेटमेंट में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगली योजना है डिजिटल शक्ति 4.0। याद रखिएगा, ये जो डिजिटल शक्ति अभियान है, इसका जो चौथा चरण है वो 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग अर्थात एनसीडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे, डिजिटल शक्ति 4.0 को किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, ये एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसे 2018 में डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और महिलाओं और लड़कियों को साइबर स्पेस में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्या नाम है? डिजिटल शक्ति, और इस बार जो संस्करण है वो है चौथा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अभियान को साइबर पीठ फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है। क्लियर है? आप जानते हैं कि फेसबुक का जो भारतीय संस्करण है वो है मेटा। यहां पर अगला आपको ध्यान रखना है वो है पेसा अधिनियम। आदिवासी आबादी के शोषण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक्ट लागू किया उसका नाम है पेसा। अब पेसा का फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। क्लियर है? क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? पूछा जा सकता है कि पेसा किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश, और इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। याद रखिएगा, इस अधिनियम का कार्यान्वयन की जो औपचारिक घोषणा है वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन मनाए जाने वाले दिवस 15 नवंबर को की गई। आप सभी को पता है कि बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, और ये कब है? 15 नवंबर को। इसी दिन इस पेसा अधिनियम को लागू किया गया। क्लियर है? और कहां पे? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, अगला है मिशन वात्सल्य। याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य को चला रही है। याद रखिएगा, ये जो मिशन वात्सल्य है इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या कहा गया? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। कब? 2009-10 में। अब 2017 में बाल संरक्षण सेवा योजना नाम कर दिया गया। यानी जब 2009-10 में इसको शुरू किया गया तो उस समय इसका नाम था एकीकृत बाल संरक्षण योजना अर्थात CPS। 2017 में इसको बदल के बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। 2021-22 में इसका नाम मिशन वात्सल्य कर दिया गया। तो ये तीनों बातें ध्यान में रखेंगे। याद रखिएगा, इस योजना को लागू करने को लेकर राज्यों को निर्देश 5 जुलाई 2022 को जारी किए गए, इसीलिए ये मिशन वात्सल्य फिर से चर्चा में आया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि मिशन वात्सल्य का लक्ष्य है कि भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगने का अवसर मिल सके। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को किशोर न्याय कानून 2015 के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो याद रखेंगे, किशोर न्याय कानून कब? 2015। याद रखिएगा, ये जो मिशन वात्सल्य है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में जो अनुपात है फंड का वो है 60 और 40 का। लेकिन हम पूर्वोत्तर के अगर हम 8 राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को भी ले लें तो ये अनुपात 90 और 10 का है। याद रखेंगे, बिना विधानसभा वाले यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना होगी। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखेंगे आप। अगली योजना है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में 2 अक्टूबर 2022 से लागू किया जाएगा। ये जो एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना है इसके तहत उर्वरक कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी को प्रदर्शित करना है। क्लियर है? और जो शेष 2/3 स्थान होगा उस पर भारत ब्रांड और PMBJP अर्थात प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना अनिवार्य है।
तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? यहां पर अगला देखिए, याद रखिएगा ये योजना जो है ये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होगा। अगली योजना है पीएम श्री योजना। याद रखिएगा 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री नामक एक नई पहल की घोषणा की। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये कब शुभारंभ हुआ? 5 सितंबर 2022 को, जिस दिन शिक्षक दिवस था। याद रखिएगा इस योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। क्लियर है? अगला देखिए, ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने जानकारी दी कि योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना के तहत, किसके तहत? पीएम श्री योजना के तहत। और इसमें 27,360 करोड़ रुपए की लागत आएगी। किस अवधि के बीच में? 2022 से 2027 तक के अवधि के बीच में, स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। यानी 2022 से 2027 तक के लिए ये योजना चलेगी, जिसमें कुल खर्च आएगा 27,360, जिसके तहत प्रत्येक ब्लॉक के 2 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा पीएम श्री योजना के तहत। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके पहले चरण के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ये स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, इसके तहत इनकी क्लासेस को स्मार्ट क्लास, खेल सहित अनेक आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। अगला है स्माइल 75। ये जो स्माइल 75 है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा अगस्त 2022 में आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गई। यानी याद रखेंगे स्माइल 75 योजना जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। अगर हम स्माइल के फुल फॉर्म को देख लें तो स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। याद रखेंगे स्माइल का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव की भावना से स्माइल 75 इनिशिएटिव को शुरू किया है। ये जो स्माइल 75 है, जिसका फुल फॉर्म अभी आपने देखा कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसके तहत 75 नगर निगमों की पहचान की जाएगी और इन 75 नगर निगमों में भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगने वाले काम में जो लोग लगे हुए हैं उनके व्यापक पुनर्वास की ये योजना है। तो याद रखेंगे ये जो स्माइल 75 है, इस योजना के तहत 75 नगर निगमों का चयन किया जाएगा, जिसमें जो भिक्षावृत्ति में लोग लगे हुए हैं उनके व्यापक पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक के वर्षों के लिए मुस्कान परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। क्लियर है? यानी सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक के लिए इस स्माइल योजना अर्थात मुस्कान योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BPBA कहते हैं, ये 1959 में आया। इसके अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भीख मांगना एक आपराधिक कृत्य माना जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, ये 1959 में आया था। अगला है निपुण परियोजना। याद रखिएगा 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नामक योजना की शुरुआत की है। और निपुण कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य है निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाना। अगला है, देखिए ये जो निपुण परियोजना है, ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख योजना के तहत है। यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है, जिसका नाम है निपुण परियोजना। याद रखिएगा इसके तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अप स्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा ऐसा अनुमान है आगामी वर्षों में 45 मिलियन से अधिक योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी। क्लियर है? इस प्रकार यहां पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगली क्लास में आयोग और समिति से आगे बढ़ाया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।